इस वक्त कौन आया होगा? हाय आंटी, आप हो? बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। वेलकम आंटी, हार्टी वेलकम, कम इन। हंस क्यों रही हो? ये हंसी दुख की हंसी है आंटी। कैसे रहा करते थे और अब क्या हाल बन गया है हमारा। आप पर दया आ रही है मुझे आंटी। क्यों, मुझे क्या हुआ है? ऐसी सिचुएशन में आप कैसे जोक मार रही हो आंटी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने सोच लिया था, जब नैनी ने मुझे और परशुराम को घर से निकाल दिया तभी मैंने सोच लिया था किसी एक दिन आपकी हालत भी हमारी तरह हो जाएगी। लेकिन वो दिन इतनी जल्दी आएगा नहीं सोचा था। जास्मिन, तुम कुछ भी सोच सोच कर ऐसे हंसो मत। जब आंखों से सब दिख रहा है तो सोचूं क्यों मैं? मुझे और परशुराम को उसने कम से कम दिन में घर से निकाला था। लेकिन आपको रात में ही घर से बाहर निकाल दिया। हम कम से कम अपना सामान साथ में लेकर आए थे और आपको एक ही सारे के साथ भगा दिया। अरे आंटी, पता नहीं इतना कष्ट झेल रही हो। बेचारी। जास्मिन, पागल की तरह बातें मत करो। मैं इतनी ही रात आई हूँ इसलिए तुम मुझे कम मत आंको। अगर उस नैनी ने मुझे निकाला होता तो मैं यहाँ नहीं आती। एक डाउट है जो तुमसे शेयर करने के लिए आई हूँ। डाउट? किस चीज का डाउट? उस नैनी ने मुझे इस घर में आज का दिन आपका आखिरी दिन है। कल जब मैं आपको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगी तब किसी बस स्टैंड पर या फिर किसी रेलवे स्टेशन पर रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो शौक से पागल हो जाएं और पागल खाने में जाकर रहेंगी। आंटी, आपको जिस डराने के लिए उस नैनी ने अंधेरे में तीर छोड़ा होगा और आपने उसे सच में सच मान लिया। नहीं जास्मिन, उसने अंधेरे में तीर नहीं छोड़ा है, बहुत हिम्मत के साथ धमकी दी है। उस वक्त उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और उसकी बातों में जीत की झलक दिख रही थी। करीब करीब उसे पूरा भरोसा है कि वो मुझे उस घर से निकाल देगी। जब उसमें इतना विश्वास है तो मुझे लगता है कि उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है, वरना वो इतने यकीन से नहीं कहती कि मुझे उस घर से निकाल कर ही रहेगी। मुझे डाउट हो रहा है। आंटी, एक बार अच्छे से याद करके देखिए, कहीं आपका ऐसा कुछ सबूत या साक्षी उसके हाथ तो नहीं लगा है ना, जो वो आपको डरा रही है? नहीं जास्मिन, अगर मेरे बारे में कोई जानता है तो वो गंगाधर इस वक्त कोमा में है। मुझे नहीं लगता उसने कुछ बताया होगा। और गायत्री देवी मरते वक्त जो कुछ कहकर गई थी वो सब उस दिन उस आग में भस्म हो गया। अब मेरे बारे में जानने वाला कोई नहीं। मेरे खिलाफ भी कोई ऐसा सबूत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? और वो नैनी, वो भी पूरे यकीन से आपके खिलाफ खड़ी हो गई। सो हम बिल्कुल केयरलेस नहीं रह सकते आंटी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए आंटी कि क्या आपने कभी झूठ बोला है? क्या उस झूठ से कोई खतरा महसूस हुआ हो? झूठ यानी यही है मेरा पहला पति। नहीं, वो राक्षस जिसे मैंने बर्दाश्त किया। देखो विशाल, याद आ गया। नैनी मुझे फंसाने के लिए
विशाल के सामने मेरे पहले पति के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने एक फोटो दिखा दी जो मुझे कहीं से मिली थी। और उस फोटो में जो आदमी था उसे मैंने न्यूज़ में देखा था, जो कोरोना में मरा था। इसलिए भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैंने उसी आदमी की फोटो दिखा दी विशाल को। यस आंटी, अब वही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। आई थिंक जहां तक मैं समझ रही हूँ, नैनी के पास वही ठोस सबूत है। इसीलिए नैनी उतनी हिम्मत के साथ आपको घर से भगाने की धमकी दे रही है। आंटी, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे वो मरा हुआ इंसान सबूत कैसे बन सकता है? हो सकता है वो आदमी मरा हो, लेकिन उसके परिवार में तो कोई हो सकता है ना। नैनी ने उनसे बात की होगी और अब उन्हें लाकर वो नैनी विशाल के सामने खड़ा कर सकती है। आंटी, आप कह रही थी ना कि उस मरे हुए आदमी को आपने अपना पति कहा है और ये धोखा विशाल के सामने साबित हो जाएगा। माय गॉड, मुझे लगा मरे हुए इंसान की फोटो दिखाऊंगी तो आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, लेकिन इससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आंटी, आप शांत रहिए और इतना टेंशन मत लीजिए। हमें ये कंफर्म करना होगा कि हमारा डाउट सच है या नहीं। वो नैनी उन लोगों से मिली है या नहीं, ये जानना है। इसीलिए आप परशुराम मामा को बोलकर इस बारे में इंक्वायरी करने के लिए बोल दीजिए। उसके बाद क्या करना है वो सोचेंगे। थैंक यू जैस्मिन, थैंक यू सो मच। हाँ, बस करो। थोड़ा और हिलोगी तो नीचे गिर जाओगी। नीचे गिर जाओ, मेरा पैर टूट जाए कोई बात नहीं। जितना आप चाहते हैं उतनी दूरी बना के रखूंगी। ज्यादा दूर मत चली जाना, वरना दिखाई नहीं देगा तुम्हारा चेहरा। हाँ, मैं जानती हूँ। मेरी बहन को मैं अच्छे से जानती हूँ और उसे मनाने के लिए और अपने तरीके से चलाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैं बताऊंगी। इसने इतनी बार कॉल क्यों किया होगा? फोन साइलेंट पर था यार, मैंने देखा नहीं। क्या बात है, इतनी बार कॉल किया तुमने? हाँ, डल तो हूँ, बहुत डल हूँ। आंखों के सामने 2 करोड़ दिख रहे हैं। वो खो दिए हैं तो डल ही रहूंगा ना, डांस थोड़ी ना करूंगा। हाँ, वो 2 करोड़। हाँ, वही 2 करोड़। काश हाथ आ जाते। सोचा था कि फैमिली के साथ सिंगापुर या मलेशिया का टूर करने जाऊंगा। अब किस्मत में था ही नहीं तो क्या करें। सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, पर किस्मत में ही ना लिखा हो तो क्या कर सकते हैं। इतने सारे पैसे, ये क्या बात कर रहे हैं? क्या कहा? 2 करोड़ कैसे मिस हो गए पूछ रहे हो? वो एक बहुत लंबी स्टोरी है यार। ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ, 2 शब्दों में बता देता हूँ। बेचारे मेरे पिताजी का सपना है कि अपने पोते पोतियों के साथ खेलना। अब मेरे बड़े भैया को, छोटे भैया को अब तो कोई बच्चा नहीं हुआ, और हमारी शादी रिसेंटली हुई है ना,
पैसों के बारे में बात ना करके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं जानता हूँ क्योंकि उस पॉइंट को सुनने के लिए तुम कितने बेकरार हो जानता हूँ। अरे बाप रे, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं या फोन पे किसी से बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने पहले पिताजी को समझाया, उसके बाद उन्हें गुस्सा भी आया और उस गुस्से से फ्रस्ट्रेशन भी आया। मुझे भी गुस्सा आ रहा है। जल्दी से पैसे के बारे में बता दीजिए ना पतिदेव। उसके बाद उस फ्रस्ट्रेशन से मेरे पिताजी ने एक फैसला लिया। अब सुनो, असली मैटर में बताने जा रहा हूँ। सुन रहे हो ना? कब से असली मैटर बोले जा रहे हैं, अब बताइए भी। जो भी पहले मेरे पिताजी को पोता या पोती देगा, सिर्फ उसे ही 2 करोड़ गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे। और मेरी तो किस्मत ही नहीं है कि मैं 2 करोड़ लेकर फॉरेन घूमने जाऊं। वो तो होने से रहा। चलो ठीक है, तुम्हें जो बताना था वो तो बता दिया। अब मैं रखता हूँ, बाय, गुड नाइट। बाप रे बाप रे बाप, 1 रुपए नहीं, 2 रुपए नहीं, 2 करोड़ रुपए। इतने सारे पैसे से ढेर सारी साड़ियाँ, गहने खरीद सकती हूँ और कहीं भी विदेश में घूमने जा सकती हूँ। वैसे मैं दीदी पे गुस्सा हूँ, उनकी वजह से ये सब क्यों मिस करूँ? मिस नहीं करूँगी। मैं तो अपने पति की बात मानूंगी। जैसे ही हमारे बच्चे हो जाएंगे, पिताजी से 2 करोड़ लेके घूमने चली जाऊंगी। ऐसा बोलूंगा तो तुम रास्ते में आ जाओगी, जानता हूँ सुमन। आंटी, परशुराम। अरे परशु, क्या हुआ? हाँ दीदी। उसके परिवार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? क्या नैनी उस वेणुगोपाल के परिवार वालों से मिली थी, लोगों से बात की थी क्या? क्या हमारा शक सही है? उसका परिवार छोड़ो दीदी, हो सकता है नैनी ने डायरेक्टली उस वेणुगोपाल से बात की हो। ए, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? वो आदमी कोरोना में कब का मर चुका है। नैनी उससे कैसे मिल सकती है? एक काम ढंग से नहीं कर पाता ये। वो आदमी कब का मर चुका है? वो मरा नहीं, जिंदा है दीदी। देख, मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा है। इरिटेट मत करो, वरना मैं ये भी नहीं सोचूंगी कि तुम मेरे भाई हो। अरे मैं सच बोल रहा हूँ दीदी, वो अभी भी जिंदा है। बस उसके नाम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए ऐसी खबर फैली थी। ए, तुम सच बोल रहे हो? सच बोल रहे हो? ए भगवान, हाँ दीदी, मैं अभी अभी उसके बारे में इंक्वायरी करके आया हूँ, तभी तो पता चला है। वो नैनी विशाल के सामने मुझे फंसाने के लिए एक बार नहीं बल्कि बार बार पूछ रही थी कि आपका पति कौन है, और उससे बचने के लिए मैंने उस मरे हुए आदमी की फोटो दिखा दी। लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो कभी भी मेरे गले में सांप बनकर मुझे जकड़ सकता है। उसकी बात छोड़ दो आंटी, वो नैनी खुद अब आपके गले को कभी भी जकड़ सकती है। हाँ आंटी, अभी आपकी इस असलियत को विशाल के सामने लाने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है, और उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ धमकी दी है आपको कि वो कल विशाल के सामने आपको धक्का देकर घर से बाहर निकाल देगी। ये चैलेंज है आंटी। बेशक वो नैनी उस वेणुगोपाल से मिली है और उससे बात भी की होगी,
और इसीलिए नैनी इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है। यही कंफर्म है आंटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ दीदी, जैस्मिन बोल रही है वो 100% सच है। नैनी बेशक उससे मिली हुई है, इसीलिए वो नैनी आपको इस तरह से धमकाने की जुर्रत कर रही है। ए, वैसे वो आदमी रहता कहाँ है? वो अपना घर बदल कर अभी कहीं और रहता है दीदी। कितने लोगों से पूछा लेकिन कोई जानता नहीं है, और उसका फोन नंबर भी बदल गया है। ए परशु, वो जहाँ भी हो, भले 7 समुंदर पार क्यों ना हो, वो आदमी मुझे चाहिए। उस नैनी ने मुझे कल की डेडलाइन दी है, यानी वो किसी भी हाल में उस वेणुगोपाल को मेरे सामने खड़ा कर देगी। इस बीच हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा। मैं भी ऐसा ही कुछ करने का सोच रहा हूँ कब से दीदी, लेकिन उसका एड्रेस कैसे ढूंढूं यही समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नैनी के फोन में जो कॉल लिस्ट है वही हासिल करते हैं। आंटी, नैनी वेणुगोपाल से जरूर मिली होगी और बेझिझक उसने फोन पर बात भी की होगी। सो नैनी का अगर कॉल लिस्ट ट्रैक करें तो वेणुगोपाल का नंबर हमें मिल जाएगा, और उसका नंबर ट्रेस करके वेणुगोपाल कहाँ है इसका भी पता चल जाएगा। एग्जैक्टली जैस्मिन, उसका पता लगाने के लिए हमारे पास वही एक रास्ता है। मैं किसी भी तरह उस नैनी का फोन लेकर उसमें से कॉल लिस्ट हासिल कर लूंगी। ओके आंटी। कल विशाल और नैनी को बाहर निकालने के लिए कोई सॉलिड प्लान बना कर रखूंगी मैं। तब तक तुम लोग उसका एड्रेस ढूंढकर उससे निपटने की तैयारी करो। ठीक है आंटी। ए परशु, फिलहाल मेरी किस्मत उस वेणुगोपाल पर निर्भर है। अगर वो आदमी गलती से भी विशाल के हाथ लग गया तो समझो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी। किसी भी हाल में वो वेणुगोपाल हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ठीक है दीदी। मैं जाकर जितनी जल्दी हो सके नैनी के फोन से वो कॉल लिस्ट निकाल देती हूँ। बहन ने कहा था कि वो लोग 10 बजे तक आ जाएंगे। अभी तक निकले या नहीं निकले? क्या हुआ है तुम्हें? तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो? आज बाजार जाना है कि नहीं? मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए थोड़ी देर बाद जाऊंगा। जरूरी काम? कौन सा काम? कोई एक औरत मेरी फोटो दिखाकर ये कह रही कि मैं उसका पति हूँ। हे भगवान, कौन है वो खिलाड़ी? मेरे पति को अपना पति कैसे बोल सकती है? चप्पल से मारूंगी उसे। फोटो दिखाने के पीछे उसकी कोई साजिश जरूर है। बहन ने मुझे कहा था कि वो अपने पति को लेकर अपने घर आएंगी और सब बताएंगी। सर आने के बाद मैं उनके सामने कहूंगा कि उस औरत ने जो फोटो दिखाई है ना मेरी, वो सब झूठ है। इसीलिए मैं बाजार नहीं गया, घर पर ही। ये सब देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब बड़े लोगों का मामला लग रहा है। हम लोग तो सामान बेचने वाले लोग हैं, हम लोग क्या इस सब लफड़े में पड़े? नहीं नहीं रे, वो बहन बेचारी बहुत ज्यादा दुखी होकर बात कर रही थी। उसकी इन बातों को सुनकर ही मेरा तो दिल ही एकदम पसीज गया। वैसे अच्छे लोगों की सहायता करेंगे ना तो हमारा भी तो अच्छा ही होगा ना। इसीलिए वो लोग आने के बाद मैं उन्हें सच सच बताकर फिर बाजार जाऊंगा। ठीक है। आइए साहब जी, साहब जी, हमें जल्दी जाना होगा, देर हो जाएगी। जल्दी चलिए। नैनी रुक जाओ, एक बात बताओ नैनी, एक जगह जाना है बोल कर इतनी जल्दबाजी कर रही हो, लेकिन बता नहीं रही हो कि कहाँ जाना है। आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं और तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? बोला था ना साहब जी, हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर जाने के बाद पता चल जाएगा आपको। नैनी, तुम तो आम तौर पर
किसी मंदिर या फिर किसी तीर्थ स्थान पर लेकर जाती हो, वहीं लेके जा रही हो क्या? अगर कोई जगह भला करती हो, हमारी अच्छाई चाहती हो, तो वो जगह भी एक मंदिर से कम नहीं होती और हम भी वैसी जगह पर जा रहे हैं। नैनी, तुम्हारी बातों का कोई तो मतलब है, ये समझ आ रहा है मुझे, लेकिन वो क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में आप सब समझ जाएंगे साहब जी, चलिए ना। नैनी, 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 तुम भी ना नैनी, नैनी प्लीज, आराम से नैनी। नैनी, ये सब क्या चल रहा है? वही तो समझ नहीं आ रहा। बेटा विशाल, मैं ये कपड़े लेकर तुम्हारे पास ही आ रही थी, लेकिन मेरे आने से पहले तुम लोग यहाँ आ गए। माँ, क्या है ये सब? हवन चल रहा है बेटा। हवन? लेकिन क्यों माँ? नैनी के लिए। नैनी के लिए? नैनी के लिए हवन क्यों माँ? कुछ चीजों को रोकने के लिए और बचाने के लिए। रोकने के लिए? आप ये क्या बोल रही हैं? माँ, आपने जो भी बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। परसों लक्ष्मीपुर में नैनी एक बड़े आग के खतरे से बच निकली। हम सबकी किस्मत बहुत अच्छी थी और भगवान की कृपा थी कि इसे कुछ नहीं हुआ। अगर उस दिन कोई अनहोनी हो जाती उस बारे में सोचकर ही मेरा दिल कांप उठता है। हमारी नैनी तो एक छोटी सी चींटी को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती, और उसके साथ उस दिन इतना बड़ा हादसा हुआ। वो सब याद आते ही मेरी तो नींद उड़ जाती है बेटा। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है हमारे साथ, समझ नहीं आ रहा। मैं पुजारी जी के पास गई थी। उन्होंने नैनी की कुंडली में कुछ छोटे छोटे दोष बताए हैं। शांति पूजा करने से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और ग्रह दोष भी शांत हो जाएगा बेटा। तो इस बात को तुम सभी से बता सकती थी ना, किसी से कुछ पूछे बिना सडनली ये सब करने का आखिर क्या मतलब है? कुछ चीजें ऐसे सडनली ही होती हैं जी। मुझे भी सुबह ही पता चला और पता चलते ही मैंने सारी तैयारियां कर दी। ये कोई बुरे सपने की खबर है क्या सासू माँ कि आप सडनली बताएंगी? अकॉर्डिंग टू माई डिटेक्टिव दिमाग, आपके हादसे को पूरे हुए 1 महीने हो चुके हैं। अब ये सब तैयारी करने का क्या फायदा है? दुरेंद्र बुआ जी, एक कहावत सुना है आपने? क्या कहते हैं वो, जहाँ चोर होते हैं वहाँ? वही हास, जहाँ चोर होते हैं वहाँ कुत्ते भौंकते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट गर्ल। मुझे लगा था मेरी बुआ जी को खाने के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। ओह माय गॉड, मेरी बुआ को तो बहुत सारी कहावतें आती है। मेरे पास बहुत नॉलेज है हास। जानती हूँ, बालों में रंग लगाया आपने ना बुआ जी। ओके ओके, किसी को नहीं बताऊंगी ये बात। लेकिन मैं कहाँ पर थी? हाँ, याद आया। जो भी हो, मेरा दिमाग तो शार्प है ना। चोर को भागे हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं, अब कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? उसी तरह ये पूजा पाठ कराया जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू माई डिटेक्टिव दिमाग, तो अब जो बोल रही है वो यहाँ हो रहा है, तो दोनों के बीच कोई मैच नहीं दिख रहा। ए, तुम्हारी मैचिंग वैचिंग ये सब छोड़ो, बस अपना मुंह बंद रखो। बेटा विशाल, सुबह पुजारी जी ने फोन करके बताया है आज बहुत अच्छा मुहूर्त है। उन्होंने कहा कि पूजा आज ही कर लेनी चाहिए, इसलिए मुझे अचानक से तैयारियां करनी पड़ी। सबको बताने का टाइम भी नहीं मिला बेटा। तुम क्या सोच रहे हो विशाल? कुछ नहीं माँ, एक जरूरी काम से नैनी मुझे बाहर लेकर जा रही है। वहाँ जाके आने के बाद हवन पूरा कर लेंगे, ठीक है ना? क्यों नैनी, इतना जरूरी काम क्या है? अच्छा रहने दो, शायद कोई पर्सनल मैटर होगा। मेरा इस तरह पूछना भी अच्छा नहीं लगता।
लेकिन मैं अपनी बहू की सुरक्षा के लिए और अच्छे भविष्य के लिए ये यज्ञ कर रही हूँ, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए तुम वो इम्पोर्टेंट काम कल कर लेना। तुम और विशाल बैठकर हवन करो। एक और जरूरी बात, हम कलश बैठाने वाले हैं और उस कलश को हटाने के लिए कल सुबह तक तुम दोनों को घर में ही रहना होगा। उसके बाद तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो। जाओ बेटा, जाकर जल्दी से तैयार होकर आओ। भाभी तुम्हारे भले के लिए बोल रही है ना, तो फिर यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाकर तैयार हो जाओ नैनी, जाओ। नैनी ले लो। बेटा विशाल, जल्दी जाकर तैयार होकर आ जाओ। ओके माँ। जाओ जल्दी। नैनी, तुम जहाँ जाना चाहती थी वहाँ कल जाएंगे। चलो। क्या हुआ जैस्मिन? क्या हुआ बताओ ना जैस्मिन। दीदी ने जो कॉल लिस्ट दी थी उसमें वेणुगोपाल का नंबर है या नहीं? नैनी ने इस नंबर पर कई बार कॉल किया है परशुराम, और उस नंबर से नैनी को भी कई बार कॉल आया है। ये एक ही दिन में एक ही नंबर से कई बार कॉल आना और कई बार कॉल जाना, मुझे बेशक इसी नंबर पर मुझे डाउट आ रहा है कि ये वेणुगोपाल का नंबर है। इस नंबर पर कॉल करने से सब पता चल जाएगा। अरे कल ही तो मैंने ये नंबर लिया है और आज इस पर कौन फोन कर रहा है? हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाय नाग, हाउ आर यू बेबी? नाग? ये नाग कौन है जी? नाग, व्हाट इज दिस बेबी? जोक मारना, टीज करना, ये सब बंद नहीं करोगी तुम? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी वैसा ही है। बेबी, तुम्हारी एक बात मुझे पसंद है, तुम्हें याद है ना वो? देखो बेटी, मेरा नाम न नागार्जुन है न वेंकट है, मेरा नाम वेणुगोपाल है। मेरा नंबर तुम जानते हो हनी? तुमने मेरा नंबर भी सेव किया है, फिर क्यों मजाक कर रहे हो बेबी? ओ मेरी माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम सच में वेणुगोपाल है। ऐसे कैसे? 3 महीने पहले मैंने फोन करके नाग से ही तो बात की थी। ये नंबर जिसके पास था उससे बात की होगी। अब ये नंबर तो बहन मैंने ले लिया है कल से। ओह, अच्छा, फिर तो मुझे पता नहीं था। सॉरी, मुझे लगा कि नाग है। वैसे आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम वेणुगोपाल है। ओके वेणुगोपाल जी, थैंक यू सो मच। जैस्मिन, कुछ पता चला क्या? उस आदमी का नंबर लगा? पता लग गया आंटी, अभी उसी से बात कर रही थी। वही है, वो कंफर्म हो गया। जैस्मिन, जरा फोन एक बार परशु को दो। हाँ दीदी, बोलो ना। एक परशु, मैंने यहाँ नैनी और विशाल को
घर से बाहर जाने से रोक लिया है। इस बीच तुम जाकर उसके घर का मामला सुलझाओ और फिर उसे 10 लाख देकर उस आदमी का मुंह किसी भी तरह बंद कर दो, समझ गए तुम? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी सांसें बंद कर देना, लेकिन किसी भी हालत में वो अपना मुंह ना खोल पाए, याद रखना। ठीक है दीदी। ए, उस नैनी ने जो डेडलाइन दी है वो आज की है। नैनी कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरह विशाल को उस आदमी के पास ले जाए। हमारे पास टाइम बहुत कम है परशु, किसी भी हाल में ये हमसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है दीदी, मिस होने का कोई चांस ही नहीं है। नैनी, अगर तुम एक रास्ते पर खड़े होकर सोचती हो तो मैं दूसरे रास्ते पर सोचती हूँ। तुम्हें इस तिलोत्तमा की असलियत का अब तक अंदाजा नहीं। मुझसे जीतना इजी नहीं है। इस तिलोत्तमा ने जबरदस्ती इस हवन को रखवाकर मुझे बाहर जाने से रोकने की कोशिश की है। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कहीं इसको पता तो नहीं चला कि मैं साहब जी को कहाँ लेकर जा रही हूँ। मैं उन्हें वेणुगोपाल के घर लेकर जा रही हूँ, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया क्या हमें रोकने के लिए ये हवन रखा है। नैनी, क्या हुआ? अभी तक तुम रेडी क्यों नहीं हुई? ऐसे बैठी हो? पूजा के लिए टाइम हो रहा है, माँ इंतजार कर रही हैं। जल्दी से रेडी हो जाओ। साहब जी, मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो बताना चाहती हूँ। जो भी है बोलो नैनी। इस हवन में मैं और आप ना बैठकर छोटे साहब जी और सुमन बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। और इन सब चीज़ों का एक मतलब भी है। नैनी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ साहब जी, हमारी शादी के बाद हमने कई बार पूजा पाठ और हवन किया है, लेकिन उन दोनों के हाथों अभी तक एक भी पूजा नहीं करवाई, इसलिए ये पूजा उनसे करवानी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर वो लोग बैठेंगे तो ये शुभ रहेगा और उन दोनों का मन मुटाव भी खत्म हो जाएगा और सुमन और छोटे साहब जी भी और करीब आ जाएंगे। गलती से बिना मर्जी के उनकी शादी हुई है ना साहब जी, तो ये पूजा करेंगे तो अच्छा रहेगा। और छोटे साहब जी और सुमन के बीच छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा होता है, इसलिए अगर उनसे ये पूजा कराएंगे तो उनके बीच अगर कोई दोष है तो वो मिट जाएगा साहब जी। और भगवान की कृपा से उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी ढेर सारी खुशियाँ और संतुष्टि आ जाएगी साहब जी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उनकी खुशी के लिए, उनका जीवन अच्छा रहे, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, इस हवन को उनके हाथ ही करवाना चाहिए साहब जी। आप क्या कहते हैं? हाँ, विक्रांत और सुमन को लेकर तुम बहुत अच्छा सोच रही हो नैनी। तुमने जो सलाह दी है सच कहूँ तो वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन मेरा कहना है कि इस हवन को माँ ने स्पेशली तुम्हारे लिए रखा है। हाल ही में जो आग का हादसा हुआ है वैसा फिर से तुम्हारे साथ दोबारा ना हो, इसीलिए माँ ये यज्ञ करवा रही हैं। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा साहब जी, आप डरिए मत कि मुझे कुछ हो जाएगा। कुछ देर मेरे बारे में ना सोचकर छोटे साहब जी और सुमन के बारे में सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। इसीलिए ये हवन हम अपने बदले उनसे कराएं तो अच्छा रहेगा ना साहब जी? नहीं नहीं, माँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए इस हवन को करवा रही हैं। अगर हम वहाँ नहीं बैठेंगे तो माँ बहुत दुखी हो जाएंगी। साहब जी, चाहिए तो हम किसी और दिन ही हवन रखवा लेंगे। फिलहाल तो सुमन और छोटे साहब जी करे तो अच्छा है, ठीक है ना? नहीं नहीं, चाहिए तो किसी और दिन उनसे ये हवन करवा लेंगे, पर अभी के लिए माँ की बात को रखते हुए हम दोनों ही हवन के लिए बैठते हैं। बात वो नहीं है साहब जी। नैनी,
मैं बोल रहा हूँ ना कि माँ दुखी हो जाएंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ओके, टाइम हो रहा है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। साहब जी, उस तिलोत्तमा की चाल को किसी भी तरह रोकना होगा और इस हवन को भी रोकना होगा, लेकिन कैसे कैसे रोकूं मैं? ए, तुम ये नजर घुमा घुमा कर क्या देख रही हो? मेरे डिटेक्टिव दिमाग से मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है। कैसी गड़बड़? जैसे कि आपने बोला, इस हवन के साथ ना कोई लॉजिक है और ना ही कोई मैजिक होगा, देख लेना। ए मंद बुद्धि, बंदर को नारियल दिखाने जैसे तुम हमारे दिमाग को चबा चबा कर खा रही हो। अपना मुंह बंद रखो। सासू माँ, वो देखिए, बहन और विशाल आ गए दोनों। एकदम नए दूल्हा दुल्हन की तरह लग रहे हैं। वाओ! मैंने जिस आदमी को झूठा पति कहकर बताया था, मेरे उस झूठ से तुमने मेरी असलियत उजागर करने की बहुत कोशिश की नैनी, लेकिन तुम भूल गई कि मैं तिलोत्तमा हूँ। शत्रु मेरे बारे में सोचे उससे पहले मैं शत्रु को खत्म कर देती हूँ। तो तुम्हें लगा कि मेरी असलियत सबके सामने लाना इतना इजी है। यहाँ हवन के पूरा होते होते वहाँ उसकी भी आहुति दे दी जाएगी और कल तक ये सारी जायदाद मेरी मुट्ठी में होगी और तब मैं एक एक से बदला लूंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि इस तिलोत्तमा के अंदर कितना जहर है। बिल्कुल नए वर वधू की तरह लग रहे हो। लगता है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरी आंखें तो तुम लोगों से हट ही नहीं रही हैं। तुम दोनों एक साथ बहुत सुंदर लग रहे हो। कहीं मेरी ही नजर न लग जाए तुम्हें। मेरा बेटा और बहू हमेशा ऐसे ही सीता राम की तरह और राधा कृष्ण की तरह हमेशा हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते रहे। तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं यही तो चाहती हूँ। सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे माँ, आपकी आंखों में आंसू? दिल जब खुशियों से भर उठता है बेटा, तो इंसान की आंखों में इसी तरह से आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ नैनी, तुम क्या सोच रही हो? यही कि तुम्हारी सास हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती है। मेरे बेटे की जान बनकर आई हो, तो फिर हर पल मैं तुम्हारे बारे में सोचे बिना कैसे रह सकती हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरा सारा काम तो तुम्हारे इर्द गिर्द ही है। माँ जी, हवन का समय हो रहा है, दोनों को जल्द से जल्द यहाँ लेकर आइए। नहीं, अब टाइम हो रहा है, पुजारी जी कह रहे हैं ना। बेटा विशाल, नहीं, बैठ जाओ। What? क्या कह रहे हैं आप? माय गॉड, आप सच बोल रहे हैं? अब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपकी बात इस जन्म में मैं नहीं भूलूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बेटा विशाल, तुम लोग बैठो ना। रुको विशाल,
क्या हुआ जी? ये लोग शुभ मुहूर्त में पूजा करने बैठ रहे हैं, आप इन्हें रोक क्यों रहे हैं? अगर मैं नहीं रोकता तो तुम्हारी जान जा सकती थी। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? माँ की जान क्यों जाएगी? हाँ विशाल, अगर मुझे आने में एक पल भी देरी हो जाती तो तुम और नैनी अगर पूजा में बैठ जाते तो तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रहती। हाँ, उसके साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। भैया, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। पूजा करने से सब कुछ अच्छा ही होता है, तो फिर भाभी की जान कैसे जा सकती है? हाँ धुरंधर, अभी सिद्धांत ने फोन किया था मुझे। अब वही तिलोत्तमा जो सिद्धांत जी है ना, पिछले महीने बोला था कि विशाल और नैनी कार्तिक महीने में दूर रहेंगे, वही सिद्धांत जी। और सिद्धांत जी ने फोन करके बोला कि अगर घर में कोई नई शादी का जोड़ा है तो उनकी सत्यनारायण व्रत या कोई पूजा अगर दूसरे के घर में करवाएंगे तो ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो बहुत ही अमंगल हो सकता है, और इतना अमंगल कि माँ और बेटे की जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और तुम तो जानती हो तिलोत्तमा कि वो सिद्धांत जी बहुत ही जानकारी वाले इंसान हैं, और वो जो कुछ भी बोल देते हैं वो होकर ही रहता है। यानी कि सासू माँ के ऊपर भी? हे भगवान, ऐसा मत करो विशाल। अरे बिल्कुल भी नहीं बहन, तुम इस हवन को करके सासू माँ को भगवान के पास मत भेजो प्लीज। इस हवन को रोककर तुमने वहाँ जाने का प्लान बनाया है ना? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तो डर गया था कि कहीं यहाँ पे पूजा ना शुरू हो गई हो, लेकिन किस्मत से पूजा अभी शुरू नहीं हुई थी। बस भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो गया, यही बहुत है। डैड, एक तरह से माँ की जान बचाने वाली नैनी है। नैनी ने कैसे विशाल? एक्चुअली नैनी कह रही थी कि अभी अभी घर में शादी हुई है। विक्रांत और सुमन ने अभी साथ में एक भी पूजा नहीं किया है। उसमें नैनी ने ऐसा कहा। मुझे भी ये बात सही लगी थी, लेकिन नैनी की सुरक्षा के लिए इस यज्ञ को माँ करवा रही हैं, इसलिए इस पूजा में मैंने नैनी के साथ बैठने का सोचा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया हूँ। नहीं तो नैनी और मैं अब तक पूजा करने बैठ गए होते। नैनी, बहुत बढ़िया। वो जो भी करती है परफेक्ट होता है, उसमें कोई चूक नहीं होती। देखिए, पुजारी जी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा और आप कह रहे हैं कि सिद्धांत जी ने ऐसा कुछ कहा है। आप मेरी चिंता करना छोड़िए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। बस हमारा बेटा और बहू हमेशा सुरक्षित रहे, वही काफी है। इसलिए कोई बात नहीं, हम ये हवन पूरा करते हैं। बेटा विशाल, नैनी, तुम दोनों बैठ जाओ। अरे अरे नहीं सासू माँ, अब जल्दबाजी में दुनिया छोड़कर मत जाइए। तुम अपना मुंह बंद रखो। भाभी। मेम साहब जी, अगर साहब जी ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो? जिस सिद्धांत ने आपसे ये कहा था कि इनकी जान को हो सकता है खतरा हो, अब वही सिद्धांत जी ये कह रहे हैं कि कहीं आपके लिए खतरा ना हो। उस दिन आपने सिद्धांत जी से बात की थी और आज छोड़ दिया, मुझे सही नहीं लग रहा है मेम साहब जी। अगर ये कोई दूसरा कार्य होता तो हम उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन ये आपकी जान से जुड़ी हुई बात है। हाँ तो हम वो सिद्धांत जी को यही बुला लेते हैं ना, वो सारी बातें स्पष्ट रूप से बता देंगे। क्या कहती हैं?
बुलाऊं मैं सिद्धांत जी को? अगर अभी उसे बुला लिया तो उस दिन मैंने झूठ कहा था ऐसे मैं पकड़ी जाऊंगी। इसने बहुत ही चालाकी से चाल चली है। अब मैं क्या करूं? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सिद्धांत जी को बुलाऊं क्या? सिद्धांत जी जो भी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, ये तो मैं जानती ही हूँ। तो अब उन्हें बेवजह क्यों बुलाना, रहने देते हैं। तो फिर छोटे साहब जी और सुमन से मैं ये हवन करवाना चाहूंगी मेम साहब जी। ठीक है, उनसे ही करवाएंगे। हासिनी मेम साहब हाँ, जी, बहन। सुमन और छोटे साहब जी को तैयार होने के लिए बोल अभी दीजिए। जाकर बोल कर आती हूँ बहन। साहब जी आप ऊपर जाकर कपड़े बदल लीजिए। मेम साहब जी आपके कान में कुछ, मुझे बाहर जाने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा फंदा तैयार करके रखा है आपने, लेकिन कांटे से कांटे को निकालने के लिए मैं भी आपके रास्ते में आई हूँ। आपकी हर एक चाल पर मेरी पूरी नजर है। आपके हर एक कदम पर कदम रखूंगी। अगर सच कहूँ तो आपके भागने का समय निर्धारित हो चुका है। तैयार रहिएगा। अब ठीक है ना? अच्छा, मैं जाकर कपड़े बदल कर आती हूँ। पंडित जी, सब सामग्री है ना? सब कुछ है माँ जी। ओहो, इसने मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। अब मैं पकड़ी जाऊंगी। अब क्या होगा? छी, बताऊंगा तो इज्जत जाएगी, नहीं बताया तो डाउट करेंगे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। क्या है ये सब? कपड़े हैं। अच्छा, मुझे तो लगा था कि पकोड़े या पानी पूरी है। मजाक सोच रहा है। मैं अभी हंसने के मूड में नहीं हूँ। ये जो कल सुना ना, तब हंसूंगा। मजाक नहीं, मजाक तो आप कर रहे हैं। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि पैकेट में कपड़े हैं या कुछ और है। अभी तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है, तो अचानक ये गिफ्ट क्यों? समय है 9:25 और प्रसंग ये है कि हम दोनों को हवन करना है। हाँ? हवन? हवन क्यों? हम दोनों हमेशा खुश रहें, जल्दी हमारे बच्चे पैदा हों, इसलिए भाभी और भैया ने हमारे लिए हवन रखा है। लेकिन ये दोनों ये नमक और मिर्च की तरह है। ये बात उन लोगों को पता नहीं है। उन्हें तो यही लगता है कि हम दोनों एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। अब अगर हम वहां जाकर लटका हुआ मुंह बनाकर बैठे ना, तो सबको शक हो जाएगा और फिर सब दुखी हो जाएंगे। इसलिए कोई एक वजह बताकर हवन में बैठने से मना कर देता हूँ। विक्रांत जी, विक्रांत जी, विक्रांत जी सुनिए ना, विक्रांत जी। क्या हुआ? मेरे साथ साथ तुम भी बोलने जा रही हो कि हवन में नहीं बैठना है? अरे नहीं नहीं, हम दोनों ये नए कपड़े पहन के साथ में पूजा में बैठेंगे, यही कहने आई थी। व्हाट? क्या कहा? हम दोनों हवन करेंगे? रात में जब मैं सोया था तो मुझसे इतनी दूर सो गई थी, और अब कह रही हो कि इस हवन में हम दोनों बैठते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों, पर तुम्हारी बातों में अब मुझे डाउट हो रहा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है विक्रांत जी। पूजा हम दोनों के लिए हो रही है ना। अगर हम नहीं जाएंगे तो सबको बुरा लगेगा। वैसे भी बड़ों की बात माननी चाहिए ना, सही कहा ना। और हमारे बीच जो झगड़ा है उसे हम बाद में भी कर सकते हैं। क्या कहा? क्या सच में? हाँ विक्रांत जी, उनकी खुशी से ज्यादा हमें 2 करोड़ मिलेंगे ना। हाँ? क्या कहा? लोग तो 10,000 पर अटक जाते हैं, तुम ये 2 करोड़ की बात क्यों कर रही हो? 10,000 रुपए की बातें तो पुराने जमाने के लोग करते थे। अब पैसों की कीमत बढ़ गई है ना विक्रांत जी, इसीलिए 2 करोड़ बोल रही हूँ। मैं जाके तैयार हो जाती हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। रात में जो प्लान किया बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहा है।
उसका नंबर तो मिल गया, अब एड्रेस कैसे पता करूं? सुनो जैस्मिन, वेणुगोपाल का नंबर तो मिल गया, लेकिन अब उसका एड्रेस कैसे पता करें? वो खुद ही अपना एड्रेस बताएगा हमें। तुम फोन करो उसे। हाँ, ऐसा क्यों? तुम्हारे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है क्या? ये पोस्ट पेड है। तो मुझे क्यों करने बोल रही हो? ऑलरेडी मैं अपने नंबर से फोन कर चुकी हूँ उसे। अब फिर से एड्रेस पूछने के लिए करूंगी तो डाउट नहीं आएगा। ओह, बात तो सही है तुम्हारी जैस्मिन। इस गोबर वाले दिमाग को ये बात सूझी ही नहीं। मैं ही करता हूँ। नंबर बताओ। रिंग तो हो रहा है, रिंग हो रहा है। क्या बात है भैया, आज पता नहीं बहुत से कॉल्स आ रहे हैं। हेलो, कौन है भैया? हेलो, आप वेणुगोपाल जी बात कर रहे हैं? जी हाँ सर, आप कौन हैं? मैं ना सुपरमार्केट से बात कर रहा हूँ सर। बताइए सर, क्या बात है? हमारे सुपरमार्केट के लकी ड्रॉ में आपके फोन नंबर पर गिफ्ट लगा है सर। हैं? कौन सा गिफ्ट सर? वो तो बॉक्स में मिलेगा ना सर, हमें भी पता नहीं है। लाखों का कैश हो सकता है या फिर सोने के जेवर भी हो सकते हैं, इसलिए आप अगर एड्रेस बताएंगे तो आपका गिफ्ट घर पहुंच जाएगा। एड्रेस मतलब? हाँ 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 हाँ, एड्रेस ही बताइए सर। आप मनीष नगर में आके शिव मंदिर को पार करने के बाद वहां से बाईं तरफ, हाँ, उसके बाद दाईं तरफ घूम जाइए सर। हाँ, वहीं से सीधे जाकर। हाँ बताइए सर, बताइए। सर, बहुत सी गलियों में घूमना पड़ेगा सर, आप नहीं आ पाएंगे। इसीलिए मैं खुद सुपरमार्केट में आकर गिफ्ट ले जाऊंगा। कोई बात नहीं सर, हम ढूंढते हुए आ जाएंगे। पहले आप एड्रेस तो बताइए सर। नहीं बता सकता सर, मैं भी इस एरिया में जरा नया आया हूँ। एड्रेस की बात करें तो मुझे भी ठीक से पता नहीं है, इसलिए मैं खुद सुपरमार्केट में आकर गिफ्ट ले जाऊंगा। ठीक है सर, जल्दी आइए, आकर इस नंबर पर कॉल करना। हाँ ठीक है सर, 10-15 मिनट में आ जाऊंगा। ओके, बिल्कुल लेट मत कीजिए सर, लेट करेंगे तो आप एक सुनहरा मौका खो बैठेंगे। हाँ, अरे लेट नहीं करूंगा सर, देखिए अभी निकल ही रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है सर। चलो जैस्मिन, तुरंत निकलता है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, क्या बात है जी? मेरे नाम का कोई प्राइज खुला है, सुपरमार्केट वालों ने कॉल किया था। हाँ क्या? हाँ तो जाके आइए। हाँ हाँ। सुनिए जी, वो खिलौने बेचने वाली को हमें पैसे देने हैं, बहुत दिन हो गए हैं। जाते जाते उसे पैसे देकर जाइए। ठीक है लक्ष्मी, देना मत भूलना। हाँ हाँ। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। अयं मुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। मेम साहब जी, आपके चेहरे में जो है वो दुख है या परेशानी है? अकॉर्डिंग टू माय डिटेक्टिव दिमाग, ये टेंशन से भरा हुआ दुख है बहन। हाँ 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 सिनी, तुम सुपर से भी ऊपर हो। इस तरह की बातों का पता लगाने में तुम ही एक्सपर्ट हो। आइंस्टाइन की तरह तुम्हारा नाम भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। शाबाश शाबाश।
मेम साहब जी, आपके मुताबिक नहीं होने से आप उदास मत होइए मेम साहब जी। वही मेम साहब जी, मैं और साहब जी हम दोनों साथ बैठकर हवन करें। चाहे कुछ भी करें, चाहे कुछ भी सोचें, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपकी तमन्ना पूरी नहीं होगी। जो होना है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होने वाला है। बच के निकलना बहुत मुश्किल है। सही कहा। इस घर में हमारी भाभी के लिए अभी समस्याएं हैं, इसीलिए ये हवन वगैरह नहीं हो पा रहा। भैया भाभी से आशीर्वाद लेते हैं आप। हे विक्रांत, पहले माँ का आशीर्वाद लो। साहब जी, सच्चे मन से जो भी आशीर्वाद देंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर फलेगा, है ना मेम साहब जी? आओ। दोनों सदा खुश रहो। छोटे साहब जी, सुमन, मेम साहब जी से जाके आशीर्वाद ले लो। पता नहीं दोबारा आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा या नहीं। ए नैनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारी भाभी का आज आखिरी दिन है। मेरा यही मतलब है ना मेम साहब जी। इनके जरिए कब ऐसा हवन होगा वो पता नहीं, इसलिए अभी मेम साहब जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ओह हाँ, तो ठीक है। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। इनके समझ में आना ही बड़ी बात है, लेकिन ऐसी गहरी बातें समझ में कहाँ आएंगी? पता नहीं। क्या हुआ धुरंधर बुआ जी, ऐसे क्यों देख रही हैं? ओह बुआ जी, कहीं मैंने मन की बात कह दी क्या? हाँ तो सॉरी। हाँ छोटे साहब जी, सुमन, आप दोनों जाकर आशीर्वाद ले लीजिए। दीर्घ सुमंगली भव। दीर्घ सुमंगली भव। उठो बेटी, दीर्घ आयुष्मान भव। उठो, बैठो बेटी। बैठिए विक्रांत जी। पंडित जी, इन दोनों की खुशियों के लिए और इनका जीवन हमेशा सुकून से गुजरे, इसलिए ऐसा हवन करवाइए। ठीक है बेटी। मेम साहब जी, यहाँ का काम हो गया, अब हमें एक जरूरी काम शुरू करना है, इसलिए जाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं।